सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 में केमिस्ट्री के पाठ रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में कार्य, ऊर्जा और शक्ति। बच्चों, आप भी पूरे ऊर्जा के साथ बैठे हैं ना पढ़ने के लिए। हम देखेंगे कि किस तरह ऊर्जा से कार्य होता है और किस तरह से हमें शक्ति मिलती है। उसके बाद हम कक्षा 12 का पाठक्रम शुरू करेंगे, जिसमें हम केमिस्ट्री में और फिजिक्स में गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं बच्चों, एपिसोड देख लेने के बाद आप सभी इन पाठ को अपने किताब से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती जब तक आप घर पे खुद से अपने किताब से पढ़ाई ना करें और किताब में दिए गए सवालों को ना बनाएं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना भाग 7। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आणविक कक्षक सिद्धांत एफ वॉन तथा आर.एस. मुलिकन द्वारा सन 1932 में विकसित किया गया था। इस सिद्धांत के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। अणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न आणविक कक्षकों में उपस्थित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न परमाणु कक्षकों में उपस्थित रहते हैं। दूसरा, आणविक कक्षक तुल्य ऊर्जाओं एवं उपयुक्त सममिति परमाणु कक्षकों के संयोग से बनते हैं। तीसरा, परमाणु कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन केवल एक ही नाभिक के प्रभाव में रहता है, जबकि आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से अधिक नाभिकों द्वारा प्रभावित होता है। बने हुए आणविक कक्षकों की संख्या संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। जब 2 परमाणु कक्षक को मिलाया जाता है तो 2 आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। इनमें से एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चौथा, आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है यानी एनर्जी कम होती है। इसी वजह से उसका स्थायित्व संगत प्रति आबंधन आणविक कक्षक से अधिक होता है। अगला, जिस प्रकार किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रैखिकता वितरण परमाणु कक्षक द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार किसी अणु में नाभिकों के समूह के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रैखिकता वितरण आणविक कक्षक द्वारा किया जाता है। परमाणु कक्षकों की भांति आणविक कक्षकों को भी पाउली सिद्धांत तथा होल्ड के नियम का पालन करते हुए ऑगो नियम के अनुसार चलना पड़ता है। आइए पढ़ते हैं आणविक कक्षकों का निर्माण, परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग। जैसा आप जानते हैं, तरंग यात्री के अनुसार परमाणु कक्षक को एक तरंग फलन साई के रूप में दर्शाया जाता है। यह फलन इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम एम्पलीट्यूड को दर्शाता है तथा इसे श्रोडिंगर समीकरण के हल द्वारा प्राप्त किया जाता है, परंतु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले निकाय के लिए श्रोडिंगर समीकरण का हल नहीं किया जा सकता। इसलिए आणविक कक्षक में जो अणुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन है, वो श्रोडिंगर समीकरण के हल के सीधे प्राप्त करना कठिन है। इस कठिनाई का निराकरण एक अप्रोक्सीमेशन विधि के सहारे किया जा सकता है। इस विधि को परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। आइए
हाइड्रोजन परमाणु A तथा B से बना है। दोनों परमाणु एक समान ही हैं, केवल सुविधा के लिए उन्हें A तथा B से चिह्नित किया गया है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में उसके एक s कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है। इन परमाणु कक्षकों को हम तरंग फलनों psi A तथा psi B द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं psi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू psi A प्लस माइनस psi B। इस प्रकार दो आणविक कक्षक सिग्मा तथा सिग्मा स्टार प्राप्त होते हैं। सिग्मा की वैल्यू है psi A प्लस psi B, सिग्मा स्टार की वैल्यू है psi A माइनस psi B। परमाणु कक्षकों के योग से बनने वाले आणविक कक्षक सिग्मा को आबंधन आणविक कक्षक यानी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तथा परमाणु कक्षकों के अंतर से बनने वाले आणविक कक्षक यानी सिग्मा स्टार को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। परमाणु कक्षकों के संयोग की शर्तें। पहली शर्त, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा समान या लगभग समान होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि एक s कक्षक दूसरे एक s कक्षक से संयोग कर सकता है, परंतु 2s कक्षक से नहीं, क्योंकि 2s कक्षक की ऊर्जा 1s कक्षक की ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। दूसरा, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की आणविक अक्ष के प्रेरित समान सममिति होनी चाहिए। परिपाटी के अनुसार z अक्ष की आणविक अक्ष मानते हैं। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि समान या लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक केवल तभी संयोग करेंगे जब उनकी सममिति समान हो, अन्यथा नहीं। उदाहरण 2pz परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु के 2pz कक्षक में संयोग करेगा, परंतु 2px या 2py कक्षकों को नहीं, क्योंकि उनकी समितियां समान नहीं है। तीसरा, संयोग करने वाले परमाणु कक्षक को अधिकतम अतिव्यापन करना चाहिए। जितना अधिक अतिव्यापन होगा, आणविक कक्षकों की नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ही अधिक होगा। आइए पढ़ते हैं आणविक कक्षकों की ऊर्जा स्तर आरेख। प्रतिआबंध यानी एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py है। इन आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तर प्रायोगिक तौर पर स्पेक्ट्रमी विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। द्वितीय आवर्त के तत्वों के समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं O2 और F2 के आणविक कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम कुछ इस प्रकार है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। यह सब बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं। द्वितीय आवर्त के शेष जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणुओं के लिए आणविक कक्षकों की ऊर्जा का क्रम ऊपर दिए गए क्रम से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए B2C2N2 आदि द्विपरमाणु अणुओं के आणविक कक्षकों को प्रायोगिक तौर पर निर्धारित ऊर्जा क्रम से प्रकार है: सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पर अंतर सिर्फ यह है कि पहले वाले क्रम में सिग्मा 2pz कम था पाई 2px, पाई 2py से, लेकिन इस वाले क्रम में सिग्मा 2pz ज्यादा है पाई 2px, पाई 2py से। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आणविक व्यवहार में। अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अणु के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सकती है, जैसे आगे विवेचित है। अणुओं का स्थायित्व यदि आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Nb तथा प्रतिआबंध कक्षकों की संख्या Na होती है तो पहला, अणु स्थायी होगा अगर N बॉन्डिंग ग्रेटर है N एंटी बॉन्डिंग से, और अणु अस्थायी होगा यदि N ग्रेटर है Nb से। पहले वाले क्रम में आबंधन इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण आबंधी प्रभाव प्रबलतम होता है, जिसके एक स्थायी अणु प्राप्त हो जाता है। दूसरी में प्रतिआबंध प्रभाव प्रबल होता है, जिसके परिमाण स्वरूप अणु अस्थायी होता है। आइए पढ़ते हैं आबंध कोटि को, बॉन्ड ऑर्डर। आबंध कोटि को आबंधी आणविक कक्षकों एवं प्रतिआबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन
कक्षक द्विपूरक युग्मित हो तो पदार्थ डायमैग्नेटिक होता है। ऐसे अणु चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। परंतु यदि अणु के एक या एक अधिक आणविक कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वह अणु अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होते हैं। ऐसे अणु चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। आइए पढ़ते हैं हम समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं में आबंधन। पहला है हाइड्रोजन अणु। हाइड्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे Nb-Na/2। यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हमारे 2 हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमें दिए ही नहीं गए हैं, तो उसको हम 0 लेंगे और इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। इसका मतलब यह है कि 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को एक एकल सहसंयोजक आबंध द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है, यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा। दूसरा अणु लेंगे हीलियम। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। यहाँ फिर से फॉर्मूला लगाएंगे Nb-Na/2। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका आंसर 0 होगा। इसका मतलब यह है कि He2 अस्थिर है या मौजूद ही नहीं है। आइए पढ़ते हैं लिथियम अणु को। लिथियम अणु की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। यहाँ पर फॉर्मूला फिर से लगाएंगे Nb-Na/2। यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। इसका मतलब यह है कि Li2 अणु स्थिर है और इसमें कोई अप्रकाशित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह डायमैग्नेटिक होना भी चाहिए। ऑक्सीजन अणु। ऑक्सीजन अणु की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2pz² pi 2px² इक्वल टू pi 2py² pi स्टार 2px² इक्वल टू pi स्टार 2p²y। फिर से फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि आंसर आया 2। इसका मतलब ये है कि वो डबल बॉन्ड बनाएंगे। इस वीडियो में हमने सीखा आणविक कक्षक सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाइड्रोजन आबंधन यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय कार्य, ऊर्जा और शक्ति भाग 2। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार हम नजर डालते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कार्य और गतिज ऊर्जा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कार्य से। कार्य का संबंध बल तथा विस्थापन से होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि कार्य के लिए बल तथा विस्थापन 2 महत्वपूर्ण राशियां होती हैं। बल को हम प्रदर्शित करते हैं F से, जो कि एक सदिश राशि है जिसका सूत्र होता है F बराबर ma, और विस्थापन को हम प्रदर्शित करते हैं सदिश D से। विस्थापन किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन द्वारा आता है। जैसे यदि आप चल रहे हैं तब आप
विस्थापित हो रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कार्य, बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। इसको हम प्रदर्शित करते हैं इस सूत्र द्वारा, जो है W बराबर सदिश F डॉट सदिश D। ये सदिश F तथा सदिश D का अदिश गुणनफल है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए अब हम इसको द्रव्यमान तथा त्वरण की टर्म्स में देखते हैं, जिसके लिए हम बल का सूत्र लिखते हैं, जो होता है सदिश F बराबर m गुणा सदिश A, जहां पर सदिश F है बल यानी फोर्स, m है द्रव्यमान यानी मास और सदिश A है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो जब हम इसका मान रखते हैं तो W बराबर आता है m सदिश A डॉट सदिश D। तो अब हम यहां पर पहले सूत्र के अदिश गुणनफल को हल करके लिखते हैं W बराबर FD cos थीटा, और ये हमारा कार्य का सूत्र होता है। तो चलिए अब हम यहां पर थीटा को जानते हैं। इसके लिए हम यहां पर सूत्र लिखते हैं जो हमने अभी अभी देखा है, और मानते हैं कि यहां पर कोई पिंड है जिस पर आप इस दिशा में एक बल लगा रहे हैं, और बल लगाने की वजह से इस पिंड का विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, जिसको हम इस एरो से दिखाते हैं। तो इसके लिए हम प्रदर्शित करते हैं सदिश D, जो बता रहा है कि पिंड का विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बल यानी फोर्स की दिशा ये थी, तो अब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं सदिश F से, और इस तरह इन दोनों के बीच एक कोण बनता है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही सदिश F तथा सदिश D के बीच का कोण कहलाता है। तो आइए अब हम इस सूत्र को एक अलग तरह से देखते हैं। हम लिखते हैं W बराबर F cos थीटा इंटू D। यहां पर W का मान F cos थीटा और D के गुणनफल के बराबर है। F cos थीटा बल का विस्थापन की दिशा में घटक होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने जाना कि कार्य के लिए दो महत्वपूर्ण राशियां होती हैं, जिसमें से एक है बल और दूसरी है विस्थापन। तो यदि आप कुछ कार्य कर रहे हैं जिसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, तब हम जानते हैं कि कार्य का मान क्या होगा। जैसे कि यदि आप एक दीवार को विस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तब वह दीवार विस्थापित नहीं होती है, तो इस कंडीशन में कार्य का मान 0 होगा, क्योंकि यदि विस्थापन नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा, चाहे आप उसमें कितनी भी ऊर्जा व्यय करें। तो इससे हमें पता चलता है यदि विस्थापन का मान 0 है तो कार्य का मान भी 0 होगा। तो आगे बढ़ते हैं और इसी तरह की कुछ और कंडीशंस के बारे में जानते हैं। कार्य ना होने की स्थितियां। यदि विस्थापन का मान 0 है, तब कार्य का मान भी 0 होता है। यदि कोई पिंड एक चिकनी सतह पर गति कर रहा है, तब भी कार्य का मान 0 होता है, क्योंकि यदि कोई पिंड एक चिकनी सतह पर गति कर रहा है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल नहीं लगता है, जिसके कारण पिंड बिना किसी बल के गति कर रहा है। फिर वो चाहे कितना भी विस्थापन करे, उस पर बल का मान 0 होगा और इसीलिए कार्य का मान भी 0 होता है। तो चलिए अगली कंडीशन देखते हैं। यदि बल तथा विस्थापन के मध्य कोण का मान 90 डिग्री है, मतलब यदि
बल के सदिश तथा विस्थापन सदिश के बीच के कोण का मान 90 डिग्री होगा तो कुल कार्य 0 होगा। इसको सूत्र से समझते हैं। यहां पर कार्य का सूत्र है जो कि आपने पढ़ा है, W बराबर FD cos थीटा। अब यहां पर हम थीटा जो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण है उसमें मान रखते हैं 90 डिग्री, जिससे हमें ये मिलता है। अब आप जानते हैं कि cos 90 का मान 0 होता है, इसीलिए जब 0 की गुणा FD से करेंगे तो हमें रिजल्ट 0 मिलेगा। और इस तरह यदि कोण 90 डिग्री है तो कार्य 0 होगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। किए गए कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक या 0 हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्य के सूत्र में cos थीटा की टर्म होती है, तो अब इसको समझने के लिए हम चतुर्थांश देखते हैं, जिसमें यहां पर कोण होता है 0 डिग्री और इसके लंबवत कोण होता है 90 डिग्री तथा यहां पर कोण होता है 180 डिग्री। और क्योंकि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच के सभी कोण के लिए cos थीटा का मान पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहां पर वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। और इसी तरह cos 90 का मान क्योंकि 0 होता है, इसीलिए 90 डिग्री के लिए किए गए कार्य का मान 0 होगा। और 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच कोण के लिए cos थीटा का मान नेगेटिव यानी ऋणात्मक होता है, इसीलिए यहां पर किए गए कार्य का मान ऋणात्मक होगा। तो आइए ऋणात्मक कार्य के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप एक साइकिल चला रहे हैं जिसकी दिशा आगे की ओर है, जैसा कि सफेद कलर के एरो से दिखाया है, तो आपका विस्थापन भी सदैव आगे की ओर होगा। तो चलिए अब ध्यान देते हैं लगने वाले बल की ओर। तो आगे बढ़ने के लिए साइकिल द्वारा जमीन पर बल लगाया जा रहा है, जिसकी दिशा इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं कि विस्थापन और बल की दिशा एक दूसरे से विपरीत है, और इस तरह हम बल तथा विस्थापन की दिशा दर्शा सकते हैं, जिनके बीच का कोण होता है 180 डिग्री। तो आइए अब हम यहां पर कार्य का मान देखते हैं, जो होता है W बराबर सदिश F डॉट सदिश D, जिसके लिए हम लिखते हैं FD cos थीटा। और यहां पर थीटा का मान है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा FD cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मान होता है -1, तो इसलिए W यानी कार्य का मान हमें मिल जाएगा -FD, और इस तरह कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब गतिज ऊर्जा पर ध्यान देते हैं। ऊर्जा को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला भाग होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा भाग होता है स्थितिज ऊर्जा। तो आज की वीडियो में हम गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। किसी पिंड में गतिज ऊर्जा उस पिंड की गति के कारण होती है, मतलब गतिज ऊर्जा में गति की मुख्य भूमिका होती है। जैसे यदि यहां पर कोई पिंड एक जगह रुका हुआ है, तो यहां पर गतिज ऊर्जा 0 होगी, जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इस पिंड में कोई गति नहीं है। और अगर कोई पिंड इस तरह से गति कर रहा है जिसका वेग v है, तब इस पिंड में कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा जरूर होगी, और इसमें गतिज ऊर्जा का मान 0 नहीं हो सकता। और यहां से हमें पता चलता है कि गतिज ऊर्जा में v यानी वेग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और गतिज ऊर्जा का सूत्र देखते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर 1/2 mv², जहां K है गतिज ऊर्जा, m है द्रव्यमान तथा v है वेग। गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है।
इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 और इसकी विमा होती है ml2t-2। तो आइए अब हम गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई पिंड गति कर रहा है जिसका वेग है v बराबर 3 मीटर पर सेकेंड और जिसका द्रव्यमान यानी m है 5000 ग्राम यानी 5000 ग्राम। तो अब हमें उस पिंड की गतिज ऊर्जा कैलकुलेट करनी है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर 1/2 mv²। हम यहाँ पर वेरिएबल्स यानी चर के मान रखते हैं जो इस तरह से होता है। अब हम यहाँ पर ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित करते हैं जिससे हमें मिलता है 1/2 5 kg गुणा 3 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, जिसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 22.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और इस तरह हमें गतिज ऊर्जा का मान मिल जाता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा कार्य के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा कार्य न होने की स्थितियां तथा सबसे अंत में पढ़ा गतिज ऊर्जा के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य तथा परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। धन्यवाद। Telekopic ka naman niya. Diyan ka na. नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रासायनिक विज्ञान का छठा अध्याय तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम धातु की उपलब्धता के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम अयस्कों का सांद्रण पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ के परिचय से। धातु कर्म में हम अयस्कों के बारे में पढ़ते हैं और सांद्रिक अयस्क से तत्वों के पृथक्करण के बारे में पढ़ते हैं। इस पाठ का एक दूसरा नाम धातु कर्म भी है, तो अगर मैं आगे जाके इस पाठ को धातु कर्म के नाम से संबोधित करूं तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
इस पाठ में हम धातुकर्म से जुड़े ऊष्मगतिकीय तथा विद्युत रासायनिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं धातु की उपलब्धता के बारे में। धातु ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में भूपर्पट्टी में मौजूद है। कुछ तत्व जैसे सोना, उत्कृष्ट गैस मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि अन्य तत्व संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। आप स्क्रीन पर एक टेबल देख सकते हैं और आपको वहां दिख रहा होगा कि जितने भी अयस्क हैं वो सारे ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में हैं। आप इस टेबल को अपनी कॉपी में बना लीजिए और स्क्रीन पर जो बातें लिखी हुई हैं उन्हें भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बात करते हैं अयस्कों के सांद्रण की। अवांछित पदार्थों का अयस्कों से निष्कासन का प्रक्रम अयस्क सांद्रण कहलाता है। यहाँ पर अवांछित पदार्थों से मेरा मतलब है रेत, क्ले आदि। मृदा तथा अवांछित पदार्थों को अपअयस्क यानी कि गैंग कहते हैं। आप इन चीजों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बात करते हैं सांद्रण के कुछ तरीकों की। पहला तरीका कहलाता है द्रवीय धावन। यह विधि अयस्क तथा गैंग कणों के आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है, अतः यह गुरुत्वीय पृथक्करण का एक प्रकार है। इसी प्रकार के एक प्रक्रम में चूर्णित अयस्क को ऊपर की ओर से बहती हुई जल की धारा से धोया जाता है, जिसके कारण हल्के गैंग के कण जल के साथ बहकर निकल जाते हैं और भारी अयस्क के कण शेष रह जाते हैं। तो यह होता है द्रवीय धावन। आप इस चित्र को अपनी कॉपी में बना लीजिए और जो मैंने आपको बताया है वो अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जिसे कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण। यह विधि अयस्क के घटकों में चुंबकीय गुणों की भिन्नता पर आधारित है। यदि अयस्क या गैंग में से कोई भी एक चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकता है, तब इस प्रकार से पृथक्करण किया जाता है। आप देख सकते हैं एक चुंबकीय रोलर लगा हुआ है और ऊपर से हम अयस्क को नीचे गिरा रहे हैं। होता क्या है, जो भी चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकता है वो रोलर के साथ चिपक कर पीछे की तरफ आ जाएगा और जो अचुंबकीय होगा वो आगे की तरफ आके गिर जाएगा। इस तरह से हम पृथक्करण कर सकते हैं। तो यह होता है चुंबकीय पृथक्करण। इसके बाद बात करते हैं फेन प्लवन विधि की। यह विधि सल्फाइड अयस्कों को गैंग से मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। इस विधि में चूर्णित अयस्क का पानी के साथ निलंबन बना लिया जाता है। इसमें संग्राही तथा फेन स्थायीकारी मिला देते हैं। संग्राही अयस्क कणों की अक्लेदनीयता को बढ़ा देते हैं तथा फेन स्थायीकारी फेन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसके बाद हम घूर्णी शेपनी को घुमाते हैं। उसको घुमाने के कारण फेन बनता है, जिसमें अयस्क के कण एकत्र हो जाते हैं। फेन हल्का होता है, जिसे मतकर निकाल लिया जाता है। इससे अयस्क के कणों को अलग कर लिया जाता है। कभी कभी दो सल्फाइड अयस्कों का पृथक्करण करने के लिए अवनमनों का उपयोग करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोडियम साइनाइड एक अवनमन होता है। उसका इस्तेमाल करके हम दो सल्फाइड अयस्कों को अलग कर सकते हैं। तो यह होती है फेन प्लवन विधि। अब बात करते हैं निशालन की। यदि अयस्क किसी उपयुक्त विलायक में विलय हो तो प्रायः निशालन का उपयोग किया जाता है। मैं आपको बॉक्साइट से एल्यूमिना का निशालन करके दिखाऊंगा। ये जो हमारा Al2O3 है, इसको हमने NaOH में मिलाया और साथ में कुछ पानी भी मिलाया। इससे जो हमें मिला उसे हम एल्यूमिनेट आयन कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो एल्यूमिनेट आयन होता है उसको CO2 से पास करवाते हैं। उससे हमारा बन जाता है Al2O3.XH2O। उसके बाद क्या होता है, हम इस हाइड्रेट को गर्म करते हैं 1470 केल्विन में और उसके बाद हमें शुद्ध Al2O3 प्राप्त हो जाता है। तो यह होता है बॉक्साइट का निशालन।
इसके बाद बात करते हैं सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कासन। यह 2 चरण में किया जाता है। सबसे पहले ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया होती है और जो दूसरी प्रक्रिया होती है वो होती है ऑक्साइड का धातु में अपचयन। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह परीक्षा में आ सकती है। और वहीं पर ऑक्साइड का धातु में अपचयन बहुत ही आसान सी विधि होती है, इसमें हमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जो अपचयन है वो साधारण ढंग से किया जाता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ऑक्साइड में परिवर्तन करने की विधि की। ऑक्साइड में जो परिवर्तन होता है वह 2 तरीके से किया जा सकता है। तो आइए एक एक करके उन दोनों तरीकों को जानते हैं। निस्तापन में गर्म करने की आवश्यकता होती है, जिससे वाष्पशील पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं तथा धातु ऑक्साइड शेष रह जाते हैं। दूसरा जो तरीका होता है उसे कहते हैं भर्जन। भर्जन में अयस्क को वायु की नियमित आपूर्ति के साथ धातु के गलनांक से नीचे के तापमान पर एक भट्टी में गर्म किया जाता है। यह 2 तरीके हैं, निस्तापन और भर्जन। ये दोनों ही तरीके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के उद्देश्य से, और आपको दोनों ही करके जाने हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने पाठ का परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने धातु की उपलब्धता के बारे में जाना और आखिरी में हमने अयस्कों का सांद्रण पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीजें समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें रासायनिक विज्ञान की एनसीईआरटी से पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम लोग धातु कर्मिकी के ऊष्मगतिकीय सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम उनके कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का पहला भाग समझेंगे। इस भाग में हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की और इसके बाद समझेंगे लॉरेंट्ज बल को और अंत में जानेंगे विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल को। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी चुंबक के आसपास का वो क्षेत्र जिसमें उस चुंबक की उपस्थिति की वजह से आकर्षण या प्रतिकर्षण यानी किसी बल का अनुभव किया जा सके, ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। जैसे किसी दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को हम उसके आसपास लोहे के बुरादे को फैलाकर देख सकते हैं। जहां तक लोहे का बुरादा बल का अनुभव करेगा, उसकी स्थिति में बदलाव आएगा, और जहां बल का अनुभव नहीं होगा, वहां लोहे का बुरादा पहली वाली स्थिति में ही रहेगा। दोस्तों, हमें प्राचीन समय में ये तो पता लग गया था
कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय होते हैं और ये पदार्थ प्राय प्रकृति से मिलते थे। लेकिन किसी ने भी उस समय ये नहीं सोचा था कि हम भी ऐसी चीजों का निर्माण कर सकते हैं जिससे वो एक चुंबक के जैसे व्यवहार करे। इस विचार को जन्म दिया हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड के एक प्रयोग ने। दोस्तों, जब हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड अपने प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे जिसमें वो एक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे थे, तो उनकी नजर पास ही में रखे एक चुंबकीय कंपास पर पड़ी जिसकी सुई विद्युत धारा के चालू या बंद होने पर विचलन करती थी। इसके बाद उन्होंने ये प्रयोग और सावधानी पूर्वक दोहराया और इस प्रयोग ने जन्म दिया भौतिकी की एक नई संकल्पना को, जिसे कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इन्हीं प्रयोगों को और सावधानी पूर्वक करने पर पता लगा कि एक विद्युत धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और इस क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के इर्द गिर्द सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती हैं, जिनका केंद्र तार पर ही होता है। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक से बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा को समझने के लिए एक नियम दिया गया जिसे कहा जाता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम के अनुसार अगर आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा में रखेंगे तो आपकी बाकी की उंगलियां जिस दिशा में मुड़ी होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना अगला विषय जो कहलाता है लॉरेंज बल। दोस्तों, इस बल को सबसे पहले हेनरिक एंटोन लॉरेंज ने अनुभव किया था। उन्होंने देखा कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी आवेश का गमन कराया जाता है तो उसके निर्धारित पथ में विचलन आ जाता है, यानी कि पुराने पथ को भूलकर वह एक नए पथ में चलने लगता है। इस परिमाण को निर्धारित करने के लिए उन्होंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश पर एक बल लगता है जिसके प्रभाव में आकर वो अपना मूल पथ से विचलित हो जाता है। इसे ही लॉरेंज बल कहा जाता है और ये बल एक गतिमान आवेश पर ही लगता है, न कि एक स्थितिज आवेश पर। इसके अलावा दोस्तों, लॉरेंज बल को नापने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया था जो है F बराबर Q ब्रैकेट V क्रॉस B। दोस्तों, यहाँ पर V आवेशित कणों का वेग सदिश है जबकि B चुंबकीय क्षेत्र का सदिश। और जैसे कि हम जानते हैं कि किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल को लिखा जा सकता है QVB sin थीटा से। इसके अलावा अगर बल की दिशा की बात करें तो वो V और B का सदिश गुणन ही बल की दिशा भी होगी, यानी कि V और B के लंबवत। बल की दिशा का पता आसानी से लगाने के लिए फ्लेमिंग द्वारा एक नियम दिया गया जिसे आप अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और जिसे कहा जाता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार आप अपने बाएं हाथ की पहली 3 उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत दिशा में फैलाएं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो आपकी प्रथम यानी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है, जबकि आपकी दूसरी यानी मध्य उंगली आवेश की गति की दिशा को दिखाती है और अब आपका अंगूठा लॉरेंज बल की दिशा को दर्शाएगा। यानी अगर आपको किन्हीं भी दो राशियों की दिशा का पता है तो आप अपनी उंगलियों को उसी दिशा में फैलाकर तीसरी राशि की दिशा का पता लगा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की। एक ऐसा धारावाही चालक जिसमें कुछ आवेश उपस्थित है और जिसकी लंबाई है L। इसके अलावा इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A और इस तार में आवेश का संख्या घनत्व है N। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी देखा था कि किसी गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को मापा जाता है F बराबर Q ब्रैकेट V क्रॉस B से। अब क्योंकि यहाँ पर इस तार में बहुत सारे आवेश एक साथ गति करेंगे तो इसलिए
हम सबसे पहले तार के अंदर उपस्थित आवेश की कुल संख्या निकाल लेते हैं, जो होगी NaL। इसके अलावा हम जानते हैं कि किसी भी चालक के अंदर आवेश जिस वेग से गति करते हैं उसे संवहन वेग कहा जाता है और उसे Vd से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर कुल बल होगा NaLQVd क्रॉस B, या इसे लिख सकते हैं NQVd L क्रॉस B, और NQVd और A का गुणनफल होता है विद्युत धारा यानी कि I। तो अब बल F बराबर आएगा IL क्रॉस B के। तो दोस्तों ये तो बात हुई धारावाही चालक के अंदर लगने वाले बल के परिमाण की। अब देखते हैं कि इस बल की दिशा क्या होती है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से समझा जा सकता है, जिसे आप पहले ही जान चुके हैं। तो आइए यहाँ इस चित्र में दिखाई गई स्थिति में चालक पर लगने वाले बल की दिशा का पता लगाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दोस्तों यहाँ पर दिखाए गए चुंबक में लाल सिरा उत्तरी और नीला सिरा दक्षिणी ध्रुव को दर्शाते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर, यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपर से नीचे की ओर। आइए अब देखते हैं चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा क्या है। तो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि विद्युत धारा बाईं से दाईं दिशा में प्रवाहित होती है। तो अब यहाँ आप इस वीडियो को रोककर अपने बाएं हाथ का उपयोग कर अनुमान लगाइए कि बल की दिशा क्या होगी और अपने अपने उत्तर को अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। चलिए अब मैं भी अपने बाएं हाथ का उपयोग कर जानती हूँ कि इस चालक पर लगने वाला बल किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र जो है ऊपर से नीचे की ओर, यानी मैंने अपनी पहली उंगली को ऊपर से नीचे की ओर फैलाया। इसके बाद विद्युत धारा जो है बाईं से दाईं दिशा में, और ठीक इसी के समांतर मैंने अपनी मध्य उंगली को फैला लिया। तो दोस्तों ऐसा करने पर मेरा अंगूठा जिस दिशा की ओर इंगित करता है वो है हमारे शरीर के विपरीत, यानी इस स्क्रीन के अंदर की ओर। क्या आपका अंगूठा भी यही दिशा दर्शा रहा था? यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये चालक इसी दिशा यानी स्क्रीन के अंदर की दिशा में गति करेगा, जैसा कि हमने पहले चित्र में देखा भी था। तो दोस्तों हम हमारे आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा चुंबकीय क्षेत्र को, जिसके बाद जाना इस क्षेत्र में गति करते किसी आवेश पर लगने वाले बल यानी लॉरेंस बल को और इसके परिमाण और दिशा को। इसके बाद समझा किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल को। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले भाग की, जिसमें हम समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गति और संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति की। तब तक के लिए गुड बाय।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।